14 सितंबर 2023 ये वो रात है जिसने आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। तेलुगु सिनेमा का एक सुपरस्टार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का समर्थन करने के लिए विजयवाड़ा की ओर जा रहा था। उन्होंने पहले हवाई मार्ग से आंध्र प्रदेश पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सुनिश्चित किया कि गन्नावरम एयरपोर्ट के लिए उनकी स्पेशल फ्लाइट हैदराबाद से उड़ान ना भर सके। इसके बाद उस सुपरस्टार ने बाय रोड जाने का फैसला किया, क्योंकि उस दिन कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो उसे रोक सके। लेकिन जब ये काफिला आगे बढ़ते जा रहा था, चारों ओर लोगों की भीड़ भी इस काफिले के साथ शामिल होती गई। ऐसी भीड़ किसी ने अब तक पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं देखी थी। जैसे ही ये काफिला एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, तभी पुलिस ने इसे रोक लिया। इसके बाद वो सुपरस्टार गाड़ी से उतरता है और विजयवाड़ा में मंगलागिरी की ओर चलने लगता है। जब पुलिस पैदल चलने पर भी रोक लगा देती है, तो वो सड़क पर ही लेट जाता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण थे, जिनकी पार्टी जनसेना का नाम तेलुगु पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में फैल चुका है। कैसे इस सुपरस्टार की पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई, क्या फेलियर्स उनकी इस जर्नी में आए और कैसे इन सब को पार करके आंध्र प्रदेश में अपना वर्चस्व इन्होंने कायम किया, चलिए जानते हैं। 2 सितंबर 1968 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर बापट में पवन कल्याण का जन्म होता है। उनके पिता एक साधारण पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उनका साधारण जीवन तब बदला जब उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने फिल्मी जगत में कदम रखा और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, जिसका फायदा आगे चलकर पवन कल्याण को भी मिला। पवन कल्याण ने 1996 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अपने भाई चिरंजीवी की मदद से की थी। तेलुगु इंडस्ट्री में आते ही पवन कल्याण लोगों के बीच एक पॉपुलर चेहरा बन गए और काफी कम समय में ही तेलुगु भाषा के मेगा स्टार्स में उनकी गिनती होने लगी। उनकी इस पॉपुलैरिटी के चलते उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में करीब 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और जो भी कमाई उनकी फिल्मों से होती थी वो उसका मेजर पोर्शन डोनेट कर दिया करते थे। इसलिए वो एक्टर के अलावा एक समाज सुधारक के तौर पर भी लोगों के बीच काफी फेमस होने लगे। वो खुद भी यही मानते हैं कि फिल्म करने से ज्यादा उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है और उनकी इसी मोटिवेशन और पॉपुलैरिटी ने उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींचा। पवन कल्याण की राजनीतिक यात्रा 2007 में उनके भाई चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी में शामिल होने के साथ शुरू हुई, जहां वो पार्टी के यूथ विंग के लीडर बने थे और यहीं से पवन कल्याण ने पॉलिटिक्स में अपना सब कुछ झोंकना शुरू कर दिया। वो जी जान से इस पार्टी को आगे बढ़ाने और अपने भाई के प्रमोशन में लग गए। चाहे रैलियों में जाना हो या पार्टी के मोटो को जन जन तक पहुंचाना हो, कल्याण ने किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ी थी। इसके बावजूद इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा, क्योंकि चिरंजीवी पॉलिटिक्स को 3 साल भी नहीं झेल पाए और फरवरी 2011 में अपनी पार्टी को कांग्रेस से मर्ज कर दिया और उन्होंने खुद पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। जिसके बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि चिरंजीवी के साथ पवन कल्याण के भी पॉलिटिकल करियर का अंत वहीं हो गया, लेकिन शायद पवन कल्याण पॉलिटिक्स के लिए ही बने थे और इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करने की जगह भाई की पार्टी को ही छोड़ दिया। 2014 में कल्याण भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अहमदाबाद जाते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नारे के साथ अपनी जनसेना पार्टी यानी जेएसपी को लॉन्च किया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी भाजपा गठबंधन का समर्थन किया, जिससे उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि कल्याण या उनकी पार्टी ने ये चुनाव नहीं लड़ा, वहीं 2017 तक भाजपा के साथ रहे, लेकिन जब उन्होंने भाजपा पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे पर धोखा देने का आरोप लगाया, तब उन्होंने एनडीए से अपना हाथ खींच लिया। अब अकेले अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए पवन कल्याण ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी फैलाने के लिए एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है इज्म, और यहीं से शुरू हुई पवन कल्याण की असली पॉलिटिकल जर्नी। इसके साथ ही पवन कल्याण चे गेवारा से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने अपनी पार्टी की नींव भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द ही रखी थी। अगर आप उनके पार्टी के फ्लैग को भी देखें तो उसमें भी आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, जो कि कम्युनिज्म के फ्लैग से मिलता जुलता है। उनकी फॉलोइंग से ज्यादा उनके पॉलिटिकल आइडियाज ने आंध्र प्रदेश में उन्हें फेमस किया, क्योंकि पवन ने पार्टी के साथ ही उसकी कोर वैल्यूज को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कास्ट पर जोर दिया था। उन्होंने हर बार यही कहा, वी डोंट कंसिडर कास्ट, वी डोंट बिलीव इन इट, और इस सोच ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब एक तरफ जहां पवन जात पात की राजनीति से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, तो वहीं आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स का डिफाइनिंग फैक्टर अब तक कास्ट ही रहा है। बिना कास्ट पॉलिटिक्स को समझे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल है, इसलिए पहले वहां की पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, अगर आंध्र की पॉपुलेशन को देखोगे तो वहां बैकवर्ड कास्ट मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 37% हिस्सा है।
दूसरी ओर अगर जनरल कैटेगरी को देखें तो उनकी हिस्सेदारी 33% है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद बैकवर्ड कास्ट वहाँ के पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं कर पाती, क्योंकि ये कास्ट 12 और कम्युनिटीज में डिवाइडेड है और ये सब आपस में एक दूसरे से अलग सोचते हैं, जिसकी वजह से इनमें यूनिटी की कमी है और इसलिए आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स जनरल कास्ट कंट्रोल करते हैं। अपर कास्ट भी आंध्र में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे बड़ी कास्ट है कापू, जो आंध्र की सबसे ज्यादा अपर कास्ट पॉपुलेशन वाली कास्ट भी है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 15% के करीब है। इसके बाद आती है रेड्डी कास्ट, जिनकी पॉपुलेशन 7% पर है, और फिर आते हैं कम्मा, जिनकी पॉपुलेशन 6% है। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में हमेशा से रेड्डी और कम्मा कम्युनिटीज का ही राज चलता रहा है और बहुत ही कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दोनों कम्युनिटीज के ही लोग सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। जबकि कापी कम्युनिटी जनरल कास्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी कभी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन पाई। रेड्डी कम्युनिटी की अगर बात करें तो YSRCP पार्टी और जगन मोहन रेड्डी इस कम्युनिटी का सबसे पॉपुलर फेस हैं और इसी कम्युनिटी ने आंध्र को सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें कम्मा कम्युनिटी की तो उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में एक और सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नाम TDP है, यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके सबसे बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू हैं और इस कम्युनिटी ने भी आंध्र प्रदेश की सत्ता काफी समय तक संभाली है। लेकिन अगर बात करें कापू कम्युनिटी की तो ये कम्युनिटी कभी भी आंध्र प्रदेश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ पाई है और साथ ही कापू कम्युनिटी और कम्मा कम्युनिटी शुरू से ही दुश्मन रहे और रेड्डीज के साथ भी इनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इसलिए आंध्र की सरकार ने इस कम्युनिटी को काफी इग्नोर किया है। इस कापू कम्युनिटी यानी सबसे बड़ी कास्ट पॉपुलेशन की आवाज को उठाने के लिए चिरंजीवी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, क्योंकि वो कापू कम्युनिटी से ही आते हैं और उनके पॉलिटिक्स में आने पर ऐसा लगा कि अब कापू भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगी। लेकिन चिरंजीवी ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद जिम्मेदारी उठाई उनके भाई पवन कल्याण ने, जिनकी पार्टी अब कापू कम्युनिटी की सबसे बड़ी पार्टी है। मगर इस पार्टी की जर्नी में हमेशा से खुशियां ही नहीं रही, बल्कि इन्हें कई फेलियर्स के साथ भी गुजरना पड़ा। पवन कल्याण ने अपनी जर्नी बतौर एक जमीन से जुड़े नेता के रूप में ही की थी। वो आम लोगों के साथ बैठ के प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स में शामिल होते थे, जिस वजह से आम लोग और हर कम्युनिटी के बीच उनको लोग सुनने आ रहे थे। उन्होंने उस वक्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुल जिले में आने वाले उद्दा नाम एरिया में फैल रही किडनी की एक रहस्यमय बीमारी के लिए लगातार आवाज उठाई और 2018 में वो इस डिजीज पर रिसर्च और उसके इलाज को लेकर उसी TDP सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसे वो सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उद्दा नाम किडनी डिजीज क्राइसिस मीडिया और पॉलिटिशियंस के अटेंशन में आया और पवन कल्याण के इस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट पर काफी दबाव पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट को वहां डायलिसिस सेंटर बनवाने पड़े और इसके साथ ही उस गांव में कई और स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। इसके अलावा एक गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट किए जाने के खिलाफ पवन कल्याण वहां के मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर भी बैठे और साथ ही इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भी लिखे। उन्होंने सूखा पीड़ित इलाकों में आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए कई मार्च निकाले और साथ ही जंगलों में चल रही इलीगल माइनिंग को भी एक्सपोज किया। और इसी तरह 2014 में भले ही उन्होंने बीजेपी और TDP का सपोर्ट किया हो, लेकिन वो अपने भाषणों और अपने आंदोलनों में सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलते रहे और वो जनता के रखवाले के तौर पर ही पॉपुलर होते रहे। लेकिन इस पॉपुलैरिटी में अब भी वो बात नहीं थी जिससे पवन कल्याण पॉलिटिक्स में वोट को जीत में बदल पाए और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण साल 2019 के इलेक्शन में देखने को मिलता है। जनसेना का 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो जहां जनता की समस्याओं के इर्द गिर्द था, वहीं अभी जनता का उन पर भरोसा उतना नहीं दिख रहा था। जनसेना पार्टी ने ये इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी, बसपा और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन में लड़ा, जिसमें राज्य में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि परिणाम JCP के लिए निराशाजनक ही रहा, क्योंकि वो 137 सीटों में से केवल एक विधानसभा सीट ही जीत सकी। वहीं पार्टी 18 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ी थी, उनमें से एक भी नहीं जीत सकी। कल्याण खुद भीमावरम और गजुवाका दोनों विधानसभा सीटों से हार गए। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए JCP के एकमात्र विधायक रापाका वर प्रसाद YSRCP में शामिल हो गए और इसके साथ ही स्टेट में TDP के चंद्रबाबू नायडू की सत्ता भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद पवन कल्याण का हौसला कम नहीं हुआ और वो लगातार अपनी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते रहे। 2019 की हार के बाद कल्याण अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए नेताओं और कैडर से बात करते रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा बातचीत कैडर के साथ की, क्योंकि JCP की ताकत उसका कैडर था। वो हमेशा अपने नेताओं के बजाय
कैडर से इनपुट लेना ज्यादा पसंद करते थे। ऊपर से कल्याण को वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट का 1 साल का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको तब ये समझ में आ गया था कि अगर उन्हें पॉलिटिक्स में अपनी आवाज रखनी है तो फिलहाल उन्हें अलायंस की मदद लेनी होगी, और इसलिए साल 2020 में उन्होंने फिर से तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी से एक बार फिर से हाथ मिलाया। इसके बाद शुरू हुआ उनका डायरेक्ट 2024 इलेक्शन का कैंपेन, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। कल्याण ने अपनी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया है। अपनी बरहे यात्रा से लेकर मछुआरों के मुद्दे को संबोधित किया और समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लेने की कोशिश भी की। इस वजह से वो जाति के बंधनों को पार करने में कामयाब रहे और अपने कठोर अभियान से एक घरेलू नाम बन गए। उन्हें अपनी कापू कम्युनिटी का समर्थन तो प्राप्त था ही, बल्कि अब दलित और ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों ने भी उन्हें एक नेता के रूप में गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उनका इलेक्शन कैंपेन का नारा चारों ओर गूंजने लगा, सेव द स्टेट फ्रॉम जगन। कल्याण ने वाईएसआरसीपी विरोधी वोटों को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया था। पवन कल्याण ही वो बागडोर थी जिसने बीजेपी को टीडीपी के साथ हाथ मिलाया और अब 3 पार्टी एक साथ जगन रेड्डी सरकार के विरोध में 2024 के इलेक्शन में उतर चुकी थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि युवाओं में एक जन नेता की हो गई। साथ ही उनके सीधे और सटीक भाषणों में पॉलिटिकल स्वार्थ की कमी भी थी, जिस वजह से युवा उनसे जुड़ते चले गए और खासकर कापू युवाओं को ये लगा कि पवन ही उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कापू कम्युनिटी की यूथ पॉपुलेशन ने न सिर्फ पवन के कहने पर वोट दिया, बल्कि उनके इलेक्शन कैंपेन में कम्मा के साथ अपनी दुश्मनी भुलाकर चुनाव लड़ने में मदद की। और उसी का जादू रहा कि पवन कल्याण की पार्टी विधानसभा की जिन 21 सीट्स और लोकसभा की जिन 2 सीट्स पर खड़ी हुई, उन सारी सीटों पर उसने जीत का परचम लहराया और फाइनली पवन कल्याण को खुद की पीथापुरम सीट से भी जीत हासिल हुई। आज आलम यह है कि पवन कल्याण साउथ इंडिया के नए पॉलिटिकल फेस बन गए और उन्होंने 2 कम्युनिटीज के झगड़े को खत्म करते हुए ये इलेक्शन जीत लिया, और वो भी 100% के स्ट्राइक रेट के साथ। पवन कल्याण ने सभी कम्युनिटीज को एक करके जनता और सत्ता में अपनी जगह बनाई, और इसी का रिजल्ट है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शंस की रैलियों में पीएम मोदी पवन कल्याण की तारीफ करते नहीं थके। इस जीत ने न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को नेशनल पॉलिटिक्स में किंग मेकर बना दिया, बल्कि खुद पवन कल्याण ने 12 जून 2024 को उनके साथ आंध्र प्रदेश में सरकार भी बनाई, जिनसे 9 महीने पहले तक पुलिस उन्हें मिलने तक नहीं दे रही थी। इसके बाद पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी शपथ ली और 16 जून 2024 को उन्हें स्टेट का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पवन कल्याण और उनकी पार्टी के इंडियन पॉलिटिक्स में जीतने की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या पवन कल्याण भारत के पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस ला पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।